नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU बीएड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है, आई होप आप सभी को पता है, 30 अगस्त को जो इसका एग्जामिनेशन है होना है। एडमिट कार्ड भी कल या परसों में आ जाएगा, क्योंकि PET वाला जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। UET का भी जो है कल या परसों में आपका आ जाएगा। तो आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पर जो 2019 में जो पेपर हुआ था वो यहाँ पर मैं आप बेसिकली यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान और मानविकी वाला जो खंड था उसके 30 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है, अगर अच्छे खासे यहाँ पर स्टूडेंट मिलते हैं, तो आगे जो वीडियोस हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं और आप लोग बताइएगा कि इसके ऊपर और वीडियोस लाए जाए या ना लाए जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, खंड खा से, क्योंकि इसकी खंड जो आपका फर्स्ट था वो आपका रीजनिंग का था, वो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो खंड खा की तरफ बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान और मानविकी से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर व्यतीत किए थे। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया है, उन्होंने सर्वाधिक वर्षावास जो है कहाँ पे व्यतीत किए थे। तो सारनाथ में आप सभी को पता है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। आप आई होप आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर वर्षावास की बात हो रही है, यानी कि वर्षा ऋतु की बात हो रही है। तो वर्षा ऋतु के 25 साल जो है दोस्तों उन्होंने श्रावस्ती में बिताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 कह रहा है कि ह्वेनसांग ने किस शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने दोस्तों किस शताब्दी में नालंदा की यात्रा की या बेसिकली यात्रा की थी। तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग जो है किसके एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के काल में आया था। और हर्षवर्धन जो है राजा किस काल में था, 6वीं शताब्दी में था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, 6ठी शताब्दी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त थी। देवपुत्र की बात हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुषाण के बारे में, तो कुषाण जो है दोस्तों प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक थे। जो ये कुषाण थे वो बेसिकली देवपुत्र की उपाधि इनके लिए प्रयुक्त होता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आई होप ये क्वेश्चन सुनते ही आप सभी के दिमाग में एक ही नाम आता है, भाई दादा भाई नेहरू जी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। और 1906 ईस्वी में इन्होंने एक भाषण दिया था जहाँ पर इन्होंने स्वशासन की मांग की थी। और उसके बाद से ही बेसिकली इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और सबसे पहले देश के लिए स्वराज का जो नारा है वो भी इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में आए साइमन कमीशन के खिलाफ दिखाए गए प्रतिरोध के दौरान किसको चोटें लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर भारत में जब साइमन कमीशन खिलाफ दिखाए गए प्रतिरोध के दौरान पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में दोस्तों आपका ये भारत में आया था साइमन कमीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था। और इसका जब ये भारत में आया था तो इसका विरोध भी बहुत ज़ोर से हुआ था। तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था। और यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसका जब विरोध हुआ था, इसका जब प्रतिरोध किया गया था, किसको चोटें लगी और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे जब लाठीचार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु भी हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 36 कह रहा है कि सांप्रदायिक पांचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड जो है किसके नाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सांप्रदायिक पंचांड की बात हो रही है और पूछा गया है कि इससे किसका नाम जो है जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और इनके नाम से जो है आपका ये बेसिकली अवार्ड जो है जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय दोस्तों याद रखिएगा, जब पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, आई होप आप सभी को पता होगा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। और पानीपत कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और ये जो है बेसिकली हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। एक आपका बेसिकली आप मान सकते हो ये आपका एक मस्जिद है और इसका जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि जो है किसने दी। एम के गांधी को पूछा गया है महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था। तो याद रखिएगा महात्मा की उपाधि, सॉरी यहाँ पर महात्मा की बात हो रही है। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो महात्मा और एक आपका राष्ट्रपिता। तो महात्मा की जो उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अगर राष्ट्रपिता की बात आती है तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ से दिया था, तो वो सिंगापुर के एक रेडियो स्टेशन से दिया था। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो भारत सरकार नियम आया था 1935 में, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर द्वैध शासन का अंत हुआ था और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। इसी वजह से इसको बेसिकली इसको हम लोग प्रांतीय स्वायत्त का अधिनियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सल्तनत काल में पहली बार सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपके 2019 वाले पेपर में आए थे। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो सल्तनत काल में पहली बार सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगवाया था और जो उपज का 11/10वां भाग होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमांक देव चरित के रचना जो है 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक कश्मीरी कवि थे जिनका नाम था विल्हड़, उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 43 कह रहा है कि प्रबंध के कार्यात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रबंध के कार्यात्मक दृष्टिकोण को किसने विकसित किया था। तो याद रखिएगा इसको विकसित किया था LW टेलर ने। किसने दोस्तों? LW टेलर ने विकसित किया था। और प्रबंधन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रबंधन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की जो प्राप्ति है उसे हम लोग सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नए साझेदार द्वारा लाई हुई ख्याति पुराने साझेदारों द्वारा निकाली जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नए साझेदारों द्वारा जो लाई गई नियुक्ति है वो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है पुराने साझेदारों द्वारा निकाली जाती है। तो यहाँ पर नए लाभ अनुपात में या बेसिकली पुराने लाभ अनुपात में, या यहाँ पर पूछा गया है आपसे पूंजी के अनुपात में या बराबर। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूंजी के अनुपात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अंतिम रहतिया की राशि क्या होगी यदि दिए हुए प्रारंभिक रहतिया यहाँ पर 9,000 और बेचे हुए माल की लागत 1 लाख इतने हैं, क्रय इतना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अंतिम रहतिया का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अंतिम रहतिया का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक रहतिया प्लस शुद्ध क्रम प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस बेचे हुए माल की लागत। तो यहाँ पर ये बेसिकली दिया गया प्रारंभिक रहतिया, ये यहाँ पर दिया गया बेचे हुए माल की लागत और यहाँ पर क्रय दिया गया है। 3 चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया क्या, प्रारंभिक रहतिया में क्या जोड़ेंगे हम लोग, शुद्ध क्रम को जोड़ देंगे, यानी कि 1 लाख 20 शुद्ध क्रम या क्रय इसको बोला जाता है, इसको जोड़ देंगे। तो 9,000 में हम लोग जोड़ देंगे 1,20,000, उसके बाद हम लोग इसमें से घटा देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 20,000 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हाश चार्ज करने की सीधी रेखा विधि के अंतर्गत इसकी गणना कैसे की जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो आपके इकोनॉमी से उठे हैं और यहाँ पर आप सबको याद रखना है कि सारे टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ह्रास चार्ज करने की सीधी रेखा विधि के अंतर्गत ह्रास की जो गणना है वो किसके रूप में की जाती है। तो उसकी जो अगर हम बात करते हैं सीधी रेखा जो होती है वो मूल्य ह्रास विधि के रूप में की जाती है। और मूल्य ह्रास विधि का यहाँ पर देखा जाए तो मूल लागत पर दिया गया है, मूल लागत पर प्लस अवशेष मूल्य पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं मूल्य लागत माइनस अवशेष मूल्य पर दिया गया है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मूल्य लागत पर। मैंने आपको बताया था ना मूल्य ह्रास विधि पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पार्षद अंतर नियम में निहित होता है।
तो पार्षद अंतर नियम की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा पार्षद अंतर नियम जो होता है एक दस्तावेज होता है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियमों और विनियमन को निर्धारित करता है, और यह जो है कंपनी के जीवन में सर्वोपरि महत्व दस्तावेज होता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर पार्षद अंतर नियम जो है निहित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंतरिक प्रबंधन के नियम तथा विनियमन। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रबंधन का अंतिम कार्य कौन सा होता है। प्रबंधन का यहाँ पर अंतिम कार्य पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रबंधन का जो अंतिम कार्य होता है यहाँ पर नियोजन है, नियंत्रण है, नेतृत्व है और संगठन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 49 कह रहा है मशीन घंटा दर सन विलियन की विधि है। मशीन घंटा दर सन विलियन की विधि है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कारखाना उपरिव्यय का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण क्या है। तो कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का रीजन क्या है। तो याद रखिए दोस्तों उत्पादन में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लगा आप लोग पहले कमेंट करके बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भी लड़कों को बताओ सर यहाँ पर जो है बीएचयू की क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी डेली आपको यहाँ पर जो है इस चैनल पे भी और सेकंड चैनल पे भी क्लासेस मिलती रहेंगी। चैनल पर आप लोग जाके विजिट करो, आपको बहुत सारे बीएड के जो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो रीजनिंग की जितनी वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप लोग कॉमेंट करके बताओ सर कितनी सारी क्लासेस इसकी चलाई जाएँ। तो आज की वीडियो में तो इतना है। बिकली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।